Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have today the lesson of sentences and basic of communication in English language. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन की जो बेसिक्स होते हैं। देखिए, एक है अंग्रेजी जबान और इंग्लिश, इसका बेसिक जैसे ए बी सी वगैरह, ठीक है, ये इसका बेसिक आते हैं। वर्ड्स, फिर लेटर, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, और फिर उसके बाद पैराग्राफ, एसेट्रा। ये सब चीज़ें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आते हैं। अंग्रेजी ज़बान की जो बुनियादी चीज़ है वो इस तरह से होती है। आज हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक। लोग अपने अपने एतबार से कम्युनिकेशन का बेसिक सेलेक्ट करते हैं। हमने अपने एतबार से किया है। जो चीज़ें आज आपको सिखाई जाएंगी वो बहुत सारे लोगों को पहले से आती हैं, और कुछ लोग वो हैं जिनको नहीं आती हैं। तो आज का लेसन एक्चुअल उन्हीं लोगों के लिए हैं, दे हैव जीरो नॉलेज, जिनको वो चीज़ें आती नहीं, उनको कुछ ही नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है सेंटेंस। सेंटेंस, इसको अगर उर्दू में लफ्ज़ दिया जाए सेंटेंस को, तो इसके लिए उर्दू में या अरबिक में वर्ड आता है जुमला। तो जो उर्दू या अरबिक में जुमला होता है वही इंग्लिश में सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कहते किसे भाई? उसकी डेफिनेशन हियर: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसको सेंटेंस कहा जाता है। देखिए, कई सारे वर्ड्स हों, ए 1 2 3 4 5, ये कई सारे वर्ड्स हों, इनको मिलाकर आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। अब ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अगर कि इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, तो कहा जाएगा कि सेंटेंस है। और अगर कई सारे वर्ड्स और अल्फाज को मिला के आपने जो एक ग्रुप बनाया है, ये ऐसा है कि जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहे, पूरी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप कहेंगे कि सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा है आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। इसमें अब आप गौर करें, आई एक अलग वर्ड है, एम एक अलग वर्ड है, ईटिंग अलग वर्ड है, केक अलग वर्ड है। ये जो वर्ड्स हैं इनको मिलाकर एक ग्रुप बना लिया गया। अब ये ग्रुप जब बनाया तो हमने इस तरह से रखा उसको, आई एम ईटिंग केक। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है, एक पूरी बात समझ में आ रही। कि एक बंदा है जो अपने बारे में ये बता रहा है कि भाई साहब मैं केक खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूँ। तो इसको कहा जाएगा ये सेंटेंस है। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सामने चंद वर्ड्स होंगे, लेकिन उन वर्ड्स का कोई खास मीनिंग आपको नहीं दिखाई देगा और ना ही आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आए, तो उनके बारे में कहा जाएगा कि ये सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं एक, द वे। द वे यू, द एक अलग वर्ड है, वे अलग है, यू अलग है। द वे यू, द वे यू का ट्रांसलेशन है जिस तरीके से आप, जिस तरह से आप। द वे यू, जिस तरह से आप, जिस तरीके से आप, जिस अंदाज से आप। अब अगर कोई आपके सामने ये कहे कि भैया जिस अंदाज से आप या जिस तरीके से आप, तो आप उससे पता क्या कहेंगे? हाँ भाई साहब, दिमाग वहां सही है आपका, पूरी बात कही ना, क्या कहना चाह रहे हो? पर जिस तरह से आप बोलते हो मैं भी बोलता हूँ। अब समझ में आई बात? जिस तरह से आप खेलते हो मैं भी खेलता हूँ, जिस तरह से आप लिखते हो मैं नहीं लिखता हूँ।
तो जब पूरी बात कह रहे हैं आप, सब सामने वाले बंदे को पूरी बात समझ में आ रही है, लेकिन द वे यू, यहाँ पर वर्ड्स तो हैं, 3 वर्ड्स हैं, 3 अल्फाज हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो पाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन कंप्लीट मीनिंग समझ में ना आने की वजह से क्या कहा जाएगा, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, कई सारे वर्ड्स हो, उनको एक जगह मिला लिया गया हो, एक ग्रुप बना लिया गया हो। अब ये जो ग्रुप है जिसको ग्रुप बनाया गया है, इससे अगर आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में आने तब कहेंगे कि सेंटेंस, अदरवाइज नो, वो सेंटेंस नहीं है। ये थी सेंटेंस की डेफिनेशन, बड़ी आसान सी, पहले से आप लोगों को पता होगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। आगे देखिएगा, यहाँ पर कई सारी चीजें आपको नजर आ रही है स्लाइड में। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, देखिएगा, सेंटेंस की डेफिनेशन आपके सामने आ गई। अब सेंटेंस में बुनियादी तौर पर 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसको सब्जेक्ट को अगर उर्दू में एक लफ्ज दिया जाए तो आप इसको कहते हैं फाइल। जो उर्दू में फाइल होता है वो अंग्रेजों के यहाँ सब्जेक्ट होता है। असल में हमारे क्लास में बहुत सारे उर्दू बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, इसलिए उनके लिए लफ्ज, उनके लिए यकीनन मुआविन साबित होगा, हेल्पिंग होगा, इसलिए बोला जा रहा है। तो सब्जेक्ट, उर्दू में इसको फाइल कहा जाता है। सब्जेक्ट कहते किसे हैं सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। बहुत मुश्किल है सर, आप ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट की डेफिनेशन बड़ी मुश्किल सी है, मैं भी सोच रहा हूँ कैसे बताऊं। सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सवाल हुआ, जवाब, जो करने वाला हो। इतनी मुश्किल है ना। तो जो करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है भाई, किसी भी काम को करने वाला, द वन और द थिंग विच इज डूइंग समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल से भी इसको देखेंगे, सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए, सवाल सब्जेक्ट किसे कहते हैं सर, जवाब, जो करने वाला हो वही सब्जेक्ट होता है, सिंपल। अगली बात देखिएगा, वर्ब। सर वर्ब किसे कहते हैं, सवाल हुआ। देखो, वर्ब के लिए उर्दू में लफ्ज बोला जाता है फ़ेल। जो उर्दू में फ़ेल होता है वही अंग्रेजों के यहाँ वर्ब होता है। सर ये वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब, जवाब। इसकी भी इतनी मुश्किल डेफिनेशन है जितनी सब्जेक्ट की थी। वो लफ्ज, ये वो वर्ड जो काम को बताता है उसको वर्ब कहा जाता है। वो लफ्ज, ये वो वर्ड जो काम को बताता है, अमल और एक्शन को बताता है, उसको वर्ब कहा जाता है।
सीधी सीधी बात है। कैसे कहा जाता है अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अगली बात देख रहे हैं आप क्या है? अगली बात है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में एक लफ्ज दिया जाता है मफऊल। जो उर्दू में मफऊल होता है वही अंग्रेजों के यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। सर ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? क्या डेफिनेशन है? सवाल जवाब। जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल। अभी इसको भी एग्जांपल से समझिएगा। अब एक चीज छोटी सी और है, चौथे नंबर पर यहां पर लिख रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है सर? किसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब? सवाल है सर, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जवाब, जो लफ्ज, जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। जो लफ्ज, जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अभी इसको एग्जांपल से आप फिट किया जाएगा, डोंट वरी, सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन हल्की सी बताई जा रही है। अब एक छोटा सा सवाल और उसका जवाब। सर ये जो चौथे नंबर पर आपने हेल्पिंग वर्ब बताया है, ये आता कहाँ है? जवाब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा आप। ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। अब एक सवाल और, सर क्या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है? जवाब, नहीं। फिलहाल यही समझिए कि भाई बीच में आता है। अगर ऐसे ऐसे पढ़ते रहोगे पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है, क्यों आता है। एक छोटी सी आपके दिमाग में एक तस्वीर सी डालनी है सेंटेंस की। इस तरीके से वो एक फ्रेम करते हैं सेंटेंस को, बस वही आपको समझनी हुई। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है हेल्पिंग वर्ब बस। अभी जो मैंने आपको चार चीजें यहाँ समझाई हैं, इनको एग्जाम्पल पर यहाँ फिट करके देखते हैं। देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ये आई क्या है? सवाल ये कि सर आई क्या है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों है? ये सवाल है। जवाब, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? मैं। और आपको बताया गया है जो भी किसी काम को करने वाला होगा, जो भी काम को करने वाला होगा उसी को कहा जाता है वो सब्जेक्ट है। इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? मैं हूं ना, और मैं के लिए आई आता है, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगली बात, एम को छोड़ दीजिए, स्टडीइंग। सर ये स्टडीइंग क्या है यहाँ पर? जवाब, वर्ब है। अब सवाल ये हुआ कि स्टडीइंग वर्ब क्यों है। हाँ भाई, आप लोग ये व्हाइट बोर्ड वगैरह शेयर मत करिए, वरना फिर आपको अगर क्लास से बाहर आराम करने भेज दिया जाए तो आप कहेंगे जी मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, है ना बाबू। तो इसलिए खामोशी के साथ आप अपने फोन को एक साइड में रख दीजिए। ठीक है भाई, दोबारा ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बाबू आपसे, ठीक है। वरना फिर आपको आराम करने के लिए कह दिया जाएगा, ठीक है आप आराम कर लो, क्या करोगे क्लास लेके, चुपचाप फोन सामने रखिए। ठीक है। अभी किसी को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ लेसन समझाया जाएगा। जब बुलाने की बारी आएगी तो बता दिया जाएगा कि आप तशरीफ लाइए। ठीक है। अभी खामोशी से सामने मोबाइल रखिए, चीजों में कुछ करिए मत आप प्लीज। ओके। सवाल ये है सर, ये स्टडिंग वर्ब क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि जो लफ्ज, ये जो वर्ड वर्ब की हेल्प, सॉरी, आपको ये बताया गया है कि जो वर्ड, जो लफ्ज काम को बताता है उसके बारे में कहा जाता है कि वर्ब। अच्छा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इसमें पढ़ने के काम को कौन सा लफ्ज बता रहा है? स्टडिंग। स्टडिंग क्या हुआ? वर्ब हुआ। आई एम स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का जो काम है इसको लफ्ज स्टडिंग बता रहा है, इसलिए वर्ब है।
अगली बात, अगली बात देखिए, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है सर? जवाब ऑब्जेक्ट। सवाल सर, इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है? इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है, ये सवाल है। जवाब, बाबू आपको ये बात अभी बताई गई है कि जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, एग्जाम्पल है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो देखो, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब कोई सवाल करने लगे, भाई साहब आप पढ़ क्या रहे हो? ये जो आपके पढ़ने का एक्शन है, ये किस पर हो रहा है, किस चीज को आप पढ़ रहे हो? जवाब आएगा इंग्लिश। तो जो स्टडिंग वर्ब है, इसका जो काम है यानी अमल जो है पढ़ने का, ये किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर, इसलिए इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब एक चीज रह जाती छोटी सी, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये जो एम है, ये क्या है भाई? ये हेल्पिंग वर्ब। सवाल, सर एम हेल्पिंग वर्ब क्यों है? जवाब, बाबू हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताया गया है कि ऐसा लफ्ज या ऐसा वर्ड जो वर्ब की हेल्प करे उसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब यहाँ पर आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इस पूरे सेंटेंस में आप अगर एम नहीं लाएंगे तो इस स्टडिंग वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड यहाँ आपको नहीं मिलेगा। और जब तक आप स्टडिंग वर्ब की हेल्प करने वाला कोई ना कोई वर्ड नहीं लाएंगे, तब तक ये स्टडिंग आपको अपने कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। इस स्टडिंग के कंप्लीट मीनिंग को देखने के लिए और कंप्लीट कंप्लीट मीनिंग को निकालने के लिए हमें इसकी हेल्प करने वाला कोई ना कोई वर्ड लाना पड़ेगा, और वो है यहाँ पर एम। इसलिए ये एम है हेल्पिंग वर्ब। इस वर्ब की हेल्प करने वाला वर्ड एम है। इसी वजह से इस एम का नाम हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आई बात? अगली बात, अगला एग्जांपल है, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में आई क्या है भाई? सब्जेक्ट। सवाल, सर आई सब्जेक्ट क्यों है? जवाब, भाई बताया है आपको कि जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। और आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, तो केक खाने वाला कौन है? मैं। और मैं के लिए क्या आता है? आई, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगली बात, ईटिंग। ये सर ईटिंग क्या है यहाँ पर? जवाब, वर्ब है। सवाल, सर ईटिंग वर्ब क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि जो वर्ड काम को बताता है उसको वर्ब कहा जाता है। और आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, इसमें खाने का जो काम है वो कौन सा वर्ड बता रहा है? ईटिंग, इसलिए ईटिंग क्या हुआ? वर्ब। अगली बात, केक। ये केक क्या है सर? भाई ये केक ऑब्जेक्ट है। सवाल, सर ऑब्जेक्ट क्यों है? जवाब, भाई आपको बताया गया है कि जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, में खा रहा हूं, ये खाने का जो एक्शन है ये किस पर हो रहा है? केक पर हो रहा है। और जिस वर्ड पर एक्शन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसलिए केक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। रहा मसला एम। एम क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। सवाल, सर एम हेल्पिंग वर्ब क्यों है? जवाब, अगर आप इस सेंटेंस में एम नहीं लाएंगे तो इस ईटिंग वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड नहीं रहेगा। और जब तक आप इस ईटिंग की हेल्प करने वाला कोई वर्ड नहीं लाते हैं, तब तक ये ईटिंग आपको मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा। तो इस ईटिंग वर्ब के मीनिंग को कंप्लीटली हासिल करने के लिए इसका कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड लाना पड़ेगा आपको, और वो यहाँ पर एम। तो इसलिए एम है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो ईटिंग वर्ब की हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये हुई बात आपके सामने कि सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं। तो बुनियादी तौर पर मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें होती हैं, फिर चौथे नंबर पर मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेकर के आया। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा, ये आपने अभी सीखा सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं, सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। अब अगली बात देखिएगा, लिख रहा है यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की काइंड्स, प्रकार, उसकी किस्में। कितने काइंड्स और कितनी कैटेगरी का सेंटेंस होता है? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने 5 कैटेगरीज और 5
काइंड्स इसके गिनवाए हैं, 5 किस्में बताई हैं। कुछ लोगों ने, ग्रामर वालों ने 4 बताई हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर सिर्फ 3 काइंड्स मेंशन करने जा रहा हूँ। खुद मेरी जो किताब है ग्रामर की, जो हमारे यहाँ पढ़ाई भी जाती है, और किताबें हैं कुछ, वो इंशाल्लाह मैं किसी वक्त आपके सामने बताऊंगा। कुछ किताबें ऐसी हैं जो सिलेबस में ऐड हैं, जो आपके पास होना ज़रूरी भी है, ठीक है, वो बताऊंगा किसी वक्त बहरहाल। तो किताब में मैंने 5 किस्में और 5 काइंड्स अपने मेंशन किए, खुद मेरी जो किताब है। अब यहाँ पर मैंने जो आपके लिए मुझे ज़रूरी लगा वो सिर्फ 3 काइंड्स लेकर के आया हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है? अफर्मेटिव। सर अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अरे यार बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है, कैसे करूँ, इसकी बड़ी मुश्किल है। अफर्मेटिव किसे कहते हैं सर? जवाब जिसमें हाँ हो। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें हाँ हो। यहाँ पर लिख रहा है आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा, मैं आऊंगा, मैं आया था, मैं आना चाहता था। सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनमें हाँ आ रहा है। तो जिस सेंटेंस में हाँ आएगा दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वो क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। बस इतनी सी बात है, क्लियर है। अगली बात देखिएगा, ये क्या लिख रहा है? अच्छा कौन बताएगा बच्चों क्या लिख रहा है? लोअर देयर हैंड्स। शाबाश। हैंड रेस करना तो सबको आ ही गया माशाल्लाह है। आ ही गया होगा, बुलाइए भाई, ऊपर से बुलाइए 2-3 बच्चों को। जी इनको बुलाइए, क्या नाम है इनका? मोहम्मद तलहा। क्या लिख रहा है बेटे? माइक खोलो अपना, शाबाश शाबाश। नेगेटिव। निगेटिव, ओके शाबाश, अच्छी बात। नेकेब को बुलाओ बेटे। हुरैन मेरी बेटी, शाबाश। नेगेटिव। सॉरी। नेगेटिव। एब्सोल्युटली। हाँ इसको निगेटिव मत पढ़ना, हुरैन ने बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है इसको। तो क्या पढ़ेंगे इसको? नेगेटिव। ठीक है, निगेटिव मत पढ़ना इनमें से, नेगेटिव ही पढ़ना। तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं सर? जवाब जिसमें ना हो। सवाल ये कि सर नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जवाब जिसमें ना हो। तो जिसमें ना हो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। जैसे आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ। मैं नहीं आया था, मैं नहीं बोला था, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए। सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने बोले हैं, सब के सब सेंटेंसेस नेगेटिव हैं, क्योंकि सब में नेगेटिव मीनिंग है। ठीक है, नहीं आ रहा है। तो इससे पहले बताया था अफर्मेटिव, वो सेंटेंस जिसमें हाँ हो, नेगेटिव जिसमें ना हो, दोनों क्लियर। अगली बात, अरे भाई ये लफ्ज क्या है? ये तो मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा। बुलाओ भाई, आयशा को बुलाओ ऊपर से। आयशा आओ बेटी, माइक खोलो, शाबाश। अस्सलामुअलैकुम सर। मेरा बेटा क्या लिख रहा है? इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके बेटी शाबाश। और बुलाइए भाई। जी आइए। मुफसिरा जबीन। आइए आइए, माइक खोली, शाबाश बेटे, इनवाइट वंस मोर, यस। क्या लिख रहा बेटी? इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, शाबाश। और बुलाइए भाई। शुएब आप आओ, शुएब। नो शुएब आप नहीं, शुएब आप नहीं बाबू, आप नहीं, आप नहीं। शुएब अभी पुराने स्टूडेंट हो गए हमारे, हैं 1 मंथ पढ़ लिया था इन्होंने, आई थिंक। जी इनको बुलाइए, ताज को बुलाइए, ताज। हम्म। इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव, शाबाश। हाँ भाई वीवो आइए, वीवो। वीवो। हाँ बेटी आप ही आइए, आपने अपना नाम तो लिखा नहीं इसमें, आओ शाबाश। चलिए ना किसी और को बुलाइए, समझ नहीं रही शायद ये। जी कौन है नेक्स्ट? नूरुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम सर। राम जी, नूर भाई बताइए क्या लिख रहा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, शाबाश। बिलाल को बुलाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल भाई, वालेकुम सलाम। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, शाबाश। अच्छा भाई ठीक है, ओके। डोंट इनवाइट एनीवन नाउ। देखिए 2 प्रोनाउंसिएशन हमारे सामने है इसके। एक बच्चे ने किया था इसका प्रोनाउंसिएशन इंटेरोगेटिव,
इंटेरोगेटिव, बिल्कुल सही करा, देखो तुम लिख रहा इंटेरोगेटिव, है ना, ऐसे ही लिखा हुआ भी है। और कुछ लोगों ने किया था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ये दो प्रोनाउंसिएशन हमारे सामने आए हैं। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? लिसन। इंटेरोगेटिव, 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 इंटेरोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ये सवाल है, जवाब, जिसमें सवाल हो, वो इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं सर? जवाब जिसमें सवाल हो भैया। जिसमें सवाल हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जरा ध्यान से सुनो, एक छोटी सी बात है, बहुत ध्यान से। जो बच्चा ध्यान से सुनेगा ना, उसको इतनी जल्दी समझ में भी आएंगी चीजें। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है बाबू। कितने तरह से? टू टाइप्स। दो तरह से बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे कैसे बनता है? एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है कि उसमें हमें अलग से कोई इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कोई वर्ड लाना नहीं पड़ता, बल्कि बल्कि सेंटेंस ही में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के शुरू में रख देते हैं, खुद ब खुद इंट्रोगेटिव बन जाता है, सवाल वाला सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है देखिएगा। आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश। क्या लिख रहा है बाबू? आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? तो ये जो असल है सेंटेंस, पता है क्या है? ये जो यू है ना, यू यहां पर पहले आया हुआ है। असल है यू आर स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। ये असल है, मेन। तो यू यहां पर है और आर बाद में है, तो असल सेंटेंस क्या है? यू आर स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। अब इसमें क्या किया है मालूम? इसमें किया ये है कि आर हेल्पिंग वर्ब है, तो उस आर को उठाया और शुरू में रख दिया, जैसा रखा हुआ है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया। तो एक जो मैंने बताया ना आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला तरीका ये है कि जो सिंपल सा सेंटेंस होगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठाओ और शुरू में रख दो, बस ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा वो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर है, असल सेंटेंस है यू आर स्टडिंग, यू पहले है और आर बाद में, असल सेंटेंस। लेकिन इसको सवाल वाला बनाना है हमें, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना रहता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के शुरू में रख देते हैं, जैसे यहाँ पर आर को शुरू में रख दिया गया। ठीक है, तो क्या बन गए? आर यू स्टडिंग इंग्लिश। और असल सेंटेंस क्या है? यू आर स्टडिंग इंग्लिश। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाया आर को शुरू में रखकर। एक, दूसरा, दूसरी काइंड इसकी ये है कि दूसरा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको अलग से कोई ना कोई सवाल वाला वर्ड लाना पड़ेगा। अलग से कोई ना कोई एक्स्ट्रा आपको डब्ल्यू एच फैमिली वगैरह में से कोई ना कोई वर्ड उठाकर यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनता है, सवाल वाला सेंटेंस बनता है। जैसे वाई। अच्छा, एक चीज देखिए, इस वाई को हटा के आप गौर करिए, ये वाले सेंटेंस और इस सेंटेंस में कोई फर्क और कोई डिफरेंस है? देखिए, इस अगर वाई को हटा दें आप, तो इस वाले सेंटेंस में और इसमें कोई फर्क है? कोई भी नहीं है। देख लो, यहां पर भी लिख रहा आर यू स्टडिंग इंग्लिश, और वाई को हटाकर यहां पर भी आर यू स्टडिंग इंग्लिश, कोई फर्क नहीं है। इसको सेकंड नंबर का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा? अलग से एक सवाल वाला वर्ड लाना पड़ेगा और यहां शुरू में रखना पड़ेगा। जैसे हमने अलग से एक सवाल वाला वर्ड लेकर आए हैं, वाई। इसका मीनिंग है क्यों। सवाल वाले बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको कहा जाता है डब्ल्यू एच फैमिली। उनको डब्ल्यू एच फैमिली वो आप पढ़ेंगे दो चार दिन के बाद। वो डब्ल्यू एच फैमिली इसलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि वो जितने भी वर्ड्स हैं सवाल वाले, या तो वो डब्ल्यू से शुरू होते हैं या एच से शुरू होते हैं या दोनों से मिक्स शुरू होते हैं, इसलिए उन सबको कहा जाता है डब्ल्यू एच फैमिली कहा जाता है भाई साहब। वो पूरे अलग 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 पूरी दुनिया है वो। आप दो तीन दिन में उसको पढ़ लेंगे। बहरहाल मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सवाल हो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला तरीका ये है कि जो सीधा का सीधा सेंटेंस है उसी में से हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख देते हैं, बस अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक इंट्रोगेटिव बन जाता है, एक तरीका। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि उसको दूसरी काइंड और किस्म बनाने के लिए अलग से आपको कोई ना कोई सवाल वाला कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लाना पड़ेगा, तब जाकर वो इंट्रोगेटिव बनता है। जैसे यहाँ पर आप वाई लेकर आए हैं, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो?
वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। तो जब तक आप इस वाई को नहीं रखेंगे, जब तक इंट्रोगेटिव की दूसरी काइंड और दूसरी किस्म नहीं बनेगी। तो खुलासा ये हुआ, कंक्लूजन ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला तरीका ये है कि सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठा के शुरू में रख दो बस। दूसरा, अलग से कोई ना कोई सवाल वाला वर्ड लाना पड़ेगा आपको, जब तक नहीं लाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, जैसे कि यहाँ पर वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश में। अच्छा, एक चीज पे गौर करना दोस्त, बहुत ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूँ। आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, सवाल है। सवाल है ना, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो सवाल होने की वजह से सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होता है जिसमें सवाल हो। तो सवाल होने की वजह से ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अच्छा, एक चीज पर गौर करना बहुत ध्यान से। आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो इसमें हाँ भी तो आ रहा है, और जिस सेंटेंस में हाँ आता है वो अफर्मेटिव होता है। तो पता ये चला एक ही वक्त में ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है क्योंकि सवाल इसमें है, और अफर्मेटिव भी है क्योंकि हाँ इसमें है। दोनों चीजें एक साथ, ठीक है। आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, सवाल होने की वजह से इंट्रोगेटिव है, और क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो इसमें हाँ आ रहा है, इसलिए अफर्मेटिव भी है। तो पता ये चला एक ही वक्त में एक ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से ये वाला भी है, व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, सवाल होने की वजह से इंट्रोगेटिव है, और चूंकि इसमें हाँ आ रहा है, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, तो हाँ आने की वजह से ये सेंटेंस अफर्मेटिव भी है। तो पता है ये चला एक ही वक्त में एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी हो सकता है। अगली बात, आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर में नोट नहीं लग रहा था, यहाँ नोट लगाया गया बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, इस सेंटेंस में आप अगर देखें तो इसमें सवाल है, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, सवाल है। सवाल होने की वजह से सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया, और चूंकि इस सवाल में ना आ रहा है, जैसे क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, तो ना आने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव भी है। तो पता ये चला एक ही वक्त में एक सेंटेंस सवाल होने की वजह से इंट्रोगेटिव हो सकता है, और उसमें ना आने की वजह से नेगेटिव हो सकता है। इसी तरीके से ये वाला भी है, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर सवाल है, सवाल होने की वजह से सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और चूंकि इसमें ना आ रहा है तो ना आने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव है। तो पता ये चला एक ही वक्त में एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ नहीं है इसमें, ऐसी कोई खास चीज नहीं है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ये देखिए भाई, अब क्या लिख रहा है, ऊपर लिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा होगा शायद आपको, टेंसेस। टेंसेस से मुझे एक बात याद आ गई बड़ी जोरदार सी, बता देता हूँ आपको। वो क्या है, वो एक बच्चे की कॉल आई थी हमारे यहाँ, तो उससे यही सवाल किया गया कि जी आपने कहाँ तक पढ़ा है। तो उस बच्चे ने बताया कि जी मैंने मेरा बेसिक तो क्लियर है, मुझे थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना है। तो बच्चे ने सवाल किया, जो हमारे यहाँ रहते हैं, उन्होंने मालूम किया कि वो आपसे मैं कुछ पूछ लूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा "हाँ, पूछ लीजिए"। तो उन्होंने सवाल किया कि वो आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं। क्या बात, सवाल किया कि आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं। तो जवाब देने वाले ने कहा कि वो, अच्छा वो बंदा, वो बच्ची जिसको बेसिक क्लियर था, उसका जवाब सुनिए आप, बड़ा मजे का जवाब। उसने जवाब दिया कि जी टेंसेस क्या होता है। बेसिक क्लियर है उसका, लेकिन उसको ये नहीं पता कि टेंसेस क्या होता है। तो बहरहाल बहुत सारे लोग हैं वो बाहर बढ़िया से बेवकूफ़ बना रहे हैं, और लोग बन रहे हैं उनका। तो उसे ये नहीं पता, उसका बेसिक क्लियर है लेकिन टेंसेस नहीं पता उसे क्या होते हैं। बहरहाल आज के इस लेक्चर में टेंसेस आप चुटकियों में देखिए। देखिए, टेंस है, ऐसा लफ्ज टेंस सिंगुलर, टेंसेस प्लूरल है। इसका मीनिंग है वक्त और जमाना। क्या मीनिंग है इसका, वक्त और जमाना, टाइम जिसे आप कह सकते हैं। तो टेंसेस का मतलब वक्त, जमाना, टाइम, ये सब बातें हैं। ये जो टेंसेस हैं, ये जो वक्त है, इसको तीन
जगह तकसीम किया गया है। एक है जो गुजर गया, और एक है जो चल रहा है, और एक है जो आइंदा आएगा। जो गुजर गया उसको अंग्रेजी में कहा जाता है पास्ट, उर्दू में कहते हैं उसको माजी। तो जो उर्दू में माजी है वो अंग्रेजों के यहाँ पास्ट है। इसी तरीके से प्रेजेंट, वो वक्त जो चल रहा है वो है प्रेजेंट। क्या है बाबू? प्रेजेंट। इसको उर्दू में लफ्ज बोला जाता है हाल। जो हाल है उर्दू में वही अंग्रेजों के यहाँ प्रेजेंट है, जो वक्त चल रहा है। एक है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब वो वक्त जो आइंदा आएगा। जो आइंदा आएगा दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। इसी को उर्दू में कहा जाता है मुस्तकबिल। जो आने वाला वक्त है उसको फ्यूचर कहा जाता है, उर्दू में उसके लिए लफ्ज आता है मुस्तकबिल। अब देखिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के चार चार काइंड्स हैं, चार चार किस्में हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है? पास्ट सिंपल। फिर दूसरे नंबर पर पास्ट कंटिन्यूअस। फिर तीसरे पर पास्ट परफेक्ट। फिर चौथे पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो सिंपल है इसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट कहिए, पास्ट सिंपल कहिए, बोथ आर करेक्ट, दोनों एक ही बात है। तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी। आगे देखिएगा। पास्ट की जिस तरीके से फोर काइंड्स है, इसी तरीके से प्रेजेंट के भी फोर काइंड्स हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से जो फ्यूचर है, फ्यूचर के भी फोर काइंड्स हैं। पहला फ्यूचर सिंपल, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट के भी चार, प्रेजेंट के भी चार और फ्यूचर के भी चार, टोटल मिला के कितने हुए? 12 टेंसेस। इन्हीं को कहा जाता है कि ये हैं इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी। जिस बच्चे को ये 12 के 12 टेंसेस आ गए उसको अंग्रेजी आ गए। यही आपका लेसन था, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो बहरहाल ये 12 के 12 टेंसेस, अब इनमें से हर एक की डिटेल में हम चलेंगे और हर एक को डिटेल में हम इंशाल्लाह समझेंगे और बात करेंगे। अब कौन से लेसन में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, लाते क्यों हैं, उसकी पहचान क्या है, कौन से में है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पूरी डिटेल्स हैं ये। हर एक की अलग हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। आज का सिर्फ इतना ही लेसन था आपका। ठीक है। अब चीज़ें कल से आपकी शुरू होंगी वो हैं कि जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आप सेंटेंसेस पे आप जाने वाले हैं इंशाल्लाह। और आप में से हर बच्चे को इस क्लास के अंदर मौका दिया जाएगा बोलने का। ठीक है। हर बच्चे से बात की जाएगी, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ग्रुप में मेरा नंबर है 95 से। एक नंबर वो है कि जो जिस नंबर से आपने एडमिशन लिया है 94, ठीक है, वो मेरा ऑफिस का नंबर है। और एक नंबर जो मेरा अपना पर्सनल है वो आपके ग्रुप में मौजूद है। किसी भी बच्चे को कभी भी कोई भी एक डाउट नहीं, 1 करोड़ डाउट्स अगर होंगे, आई एम रेडी टू सॉल्व। ठीक है। उसका सैल्यूशन आपको दिया जाएगा, उसका हल आपको पेश किया जाएगा। आप अगर इस क्लास में ये सोच कर आए हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखनी ही है हर हाल में, तो ये आपका टीचर जो आपके सामने खड़ा है ये भी आपसे यही प्रॉमिस करता है कि आपको हर हाल में अंग्रेजी सिखा कर ही रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए बाबू। ठीक है। अभी कुछ चीजें 1-2 दिन आपको हो सकता है यूज टू होने में लगे, आपको थोड़ा सा चीजों के आदी होने में लगे। ठीक है। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी जगह जब बंदा शुरू में जाता है तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चीजें समझ में जरा कम आती हैं, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चीजें इंशाल्लाह ऑटोमेटिक खुद ब खुद हल होंगी। 2-3 बातें मुझे आपके सामने पेश करनी है। 2-3 बातें मुझे आपके सामने अर्ज करनी है, जरा ध्यान से आपको उनको सुन लेना है। सबसे पहली बात है कि आप जब क्लास में जिस नाम से आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपने फोन के नाम से आ रहे हैं। उनका जो फोन का नाम है, किसी का नाम वीवो है, किसी का कुछ है। ठीक है। किसी का आईफोन और आईपैड लिखा हुआ है। अच्छी बात है, माशाल्लाह आपके पास आईफोन आईपैड है। लेकिन यहाँ आप सिस्टम से आएंगे। यहाँ पर आपने जो नाम दे रखा है आप उसी नाम से क्लास में एंट्री करेंगे। उसके अलावा से अगर आप आएंगे तो 1-2 दिन तो चलेगा, उसके बाद क्लास में एंट्री नहीं हो पाएगी भाई। ठीक है। आप फिर ये ना कहिएगा कि सर मुझे क्लास में लिया क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ एक ही लिंक से सारी क्लासेस होती हैं और हम हमारे यहाँ फिट है सिस्टम।
सिस्टम बताएगा, अगर आप किसी और क्लास में भी जाएंगे कि बच्चे यहाँ करेंगे, ठीक है, 5 मिनट के अंदर फिल्टर ऊपर लेके आ जाएगा आपको। तो बहरहाल, इसलिए आप जिस नाम से आपने मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है, प्लीज आप उसी नाम से क्लास में एंटर करें, ठीक है आपका। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को उनको पता ही नहीं कि हमें ये काम कैसे करना है, तो उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए। 2 चीजों के लिए सर्च करना यूट्यूब पे। एक तो ये कि जूम ऐप पर हैंड रेस कैसे करते हैं। जूम पर हैंड रेस है, बहुत सारे बच्चों से हैंड रेस करना नहीं आ रहा, वो यूं हैंड रेस कर रहे हैं अपना। इस तरह नहीं। यहाँ जो आपके पास सामने डिस्प्ले नजर आ रही है आपके फोन की, आप जब उस पर क्लिक करेंगे ना, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वहां पर तीसरे चौथे नंबर पर ऑप्शन नजर आ रहा रिएक्ट का। रिएक्ट, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ हैंड रेस का ऑप्शन है, वहां पर लिखा हुआ हैंड रेज। उस पर क्लिक करोगे तो आपका हैंड यहाँ आ जाएगा मेरे पास। जरा करना, किस किस को समझ में आया है, करके दिखाइए जरा। शाबाश, हैंड रेस करो, चलो अच्छा है, और करो। शाबाश शाबाश, और कीजिए। शाबाश, जी जी, और बहुत बढ़िया। देखो, जब तक हैंड रेस करना नहीं आएगा मुझसे बात नहीं कर सकते, याद रखिएगा। जब तक आपको हैंड रेस करना नहीं आएगा तब तक आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। आपको हैंड रेस करना जरूर आना चाहिए। और इस तरह हैंड रेस है नहीं कि वहां आप खाली बैठे हो कैमरे के सामने हैंड रेस कर रहे हो। एक बच्चा आधे घंटे से हैंड रेस करेगा, अपना थक गया होगा बेचारा, नीचे कर ले भैया। ठीक है, ये हैंड रेस नहीं करना है। यहाँ पर जो रिएक्ट का ऑप्शन है जो नजर आ रहा है, रिएक्ट तीसरे चौथे नंबर पर देखो। पहले ऑडियो का होगा, फिर वीडियो का, फिर इस तरह से आगे देखो। रिएक्ट का ऑप्शन है, वहां पर दिल का सा एक आइकन बना हुआ है, निशान सा। उस पर क्लिक करेंगे आप तो आगे खुलकर आएगा रेज हैंड। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। अगर किसी बच्चे से नहीं आता हो तो आप प्लीज कोई वीडियो देख लेना कि जूम ऐप पर हैंड रेज्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप उसमें अगर देख लेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ठीक है, और बाकी एक दो बात है होमवर्क वगैरह के ताल्लुक से, वो इंशाल्लाह आपको कल के लेक्चर में बता दी जाएगी। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।